What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है 10 डिग्री चैनल के बारे में। 10 डिग्री चैनल कई बार आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस किस को ये सेपरेट करता है, किस किस के बीच में है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ए में बोला जा रहा है यहां पर अंडमान निकोबार के बीच में, बी में बोला जा रहा है निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में, सी में बोला जा रहा है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, डी में बोला जा रहा है सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो इसको आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारी कंट्री से रिलेटेड, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। अंडमान से निकोबार को यहां पर डिवाइड करता है, तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार मैप में भी आप लोग देखते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ये ऊपर हो गया यहां पर अंडमान और यहां पर हो गया है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ये डिवाइड करता है। यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि यहां पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन डिवाइड करता है? तो 10 डिग्री चैनल यहां पर डिवाइड करता है। ये सारा एरिया जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। इस पर्टिकुलर मैप के बारे में कई सारी और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों से ये पर्टिकुलर पोर्शन लगाने के लिए आ जाता है नॉर्थ से साउथ में या फिर साउथ से नॉर्थ में। जैसे नॉर्थ अंडमान हो गया, यहां पर ये हो गया मिडिल अंडमान, ये हो गया लोअर अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान। तो बोलेंगे नॉर्थ से साउथ में अंडमान के जो भी एरिया है उनको लगाइए आप लोग। तो सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर लोअर और फिर साउथ। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर अंडमान का। इसी तरीके से आप लोगों से निकोबार का पूछा जा सकता है। सबसे ऊपर हो गया कार निकोबार, फिर थोड़ा नीचे आएंगे लिटिल निकोबार, फिर हो गया ग्रेट निकोबार। तो सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, फिर लिटिल और फिर है कार निकोबार। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। ये बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है। अंडमान और यह एक साइड में आप लोगों को अंडमान सी हो गया और दूसरा बे ऑफ बंगाल। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को कौन डिवाइड करते हैं? तो यह अंडमान है निकोबार जो आइलैंड है ये डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सारा कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है इंडियन ओशन के अंदर। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर यहां पर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, जो कि कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, बाकी 11 डिग्री जो चैनल है यहां पर ये आप लोग देखते हैं, ये लिटिल अंडमान को पोर्ट ब्लेयर से ये यहां पर डिवाइड करता है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोई पर्टिकुलर रीजन अगर न्यूज में होता है तो उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है कि कौन सा राज्य यहां पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर में आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो ए में बोला गया है यहां पर, फर्स्ट में बोला गया अरुणाचल प्रदेश, 2 में बोला गया हिमाचल प्रदेश, 3 में बोला गया मिजोरम। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी। यहां पर सी आप लोग देखते हैं, ये जो राज्य हो गया यहां पर हिमाचल प्रदेश, ये हो गया नॉर्थ राज्य, नॉर्दर्न राज्य। ठीक है, अगर बात करेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम की, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए। तो इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर भी देख सकते हैं कि कौन से पेयर बन जाते हैं बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से एक एलिमिनेशन मेथड से आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया यहां पर इसका सी। तो फर्स्ट और थर्ड तो है ये बेसिकली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहां पर ये है ये जो हिमाचल प्रदेश है, यहां पर डिफरेंट तरीके का आप लोगों को यहां पर जोन नजर आएगा।
जिसके लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहां पर ये देखते हैं, इनको बोलेंगे यहां पर ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। और यहां पर ये इस तरीके से आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि कांग्रेस का जो गठन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में कौन कौन सी चीजें यहां पर निकल कर आई, यानी कि कौन सी कांग्रेस के बाद की है। तो बोला जा रहा है बोला गया है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री कांग्रेस कैंपेन, यानी कि कांग्रेस से पहला कैंपेन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए कब इसका गठन हुआ। तो इसका गठन हुआ 1885 में, ठीक है। तो इसके बाद में फिर कौन सा हुआ ये बोला जा रहा है। तो पहले बोला जा रहा है यहां पर इलबरी जो बिल आया था यहां पर, उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, यानी कि इंडिया के फेवर में यहां पर बात की गई। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर कंपेन अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तीसरा बोला जा रहा है कंपेन अगेंस्ट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या फिर डी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में यहां पर समझ लीजिए। जो आंसर है सही आंसर है इसका डी, यानी कि जो सबसे बाद में हुआ यहां पर, जिसे कांग्रेस का गठन कब हुआ गया था 1885 में, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो 1923 में आया। बाकी सारी चीजें पहले हो गई। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इलबरी बिल कंट्रोवर्सी क्या थी यहां पर, यह कंट्रोवर्सी थी कि नॉर्मली अगर कोई इंडियन जज बन जाता है तो वो जो अंग्रेज हुआ करते थे उनके केस नहीं सुन पाता था। पर लेकिन यहां पर जब इलबरी बिल आया इसमें बोला गया कि अब इंडियन जज भी अंग्रेजों के केस सुन सकता है, उनको सजा दे सकता है। तो इसके चलते कंट्रोवर्सी आ गई कि अब ब्लैक मैन जो है वो व्हाइट मैन को सजा देगा। तो ये कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी 1885 में, यानी कि कांग्रेस के गठन के पहले, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, यानी कि जो लोकल, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, जो लोकल प्रेस थी यहां पर, जो भी हमारे यहां पर जो न्यूज़पेपर वगैरह छपा करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। तो इसके चलते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहां पर 1878 में लाया गया था। तो ये भी कांग्रेस से पहले ही है। इसी के साथ में जो एक स्टेटमेंट यहां पर बच गई, ये है कंपेन इन ब्रिटेन टू वोट प्रो इंडिया पार्टी। तो ये भी यहां पर 1885 से पहले ही यहां पर ये कंपेन स्टार्ट किया गया था। तो जो बाद में हुआ सबसे, वो है डी, जिसको कंपेन अगेंस्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हम लोगों ने बोला। ये कब आया निकल के, ये आया यहां पर 1923 में, जो कि कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, तो उसके काफी बाद में निकल कर आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये बात कर रही है पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉलोनियल टाइम, यानी कि जो अंग्रेजों के टाइम पर क्या क्या पॉलिटिकल एसोसिएशन हमारी कंट्री में बनी थी। तो कुछ स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है मद्रास महाजन सभा, ये बात की जा रही है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, तो इनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, तो सार्वजनिक सभा, तो ये फाउंड की गई थी यहां पर सुब्रमण्यम अय्यर। तो सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहले बात करें पूना सार्वजनिक सभा के बारे में, तो यहां पर ये फाउंड की गई थी 1867 में। तो जो 1867 में यहां पर ये फाउंड की गई थी, ये फाउंड की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये था किस तरीके से गैप जो है अंग्रेजों के बीच में और लोगों के बीच में, उसको कम किया जाए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है, ये है मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तो जो यहां पर मद्रास महाजन सभा है, ये 1887 में यहां पर, ये 1884 में यहां पर फाउंड की गई, और ये फाउंड की गई एम वीराभाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, और ये है आनंदा चार्लू। तो इनके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गई। आंसर क्या है, आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये बात कर रहा है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। जो चेंज किए गए 2016 में, जो प्रेजेंट नहीं थे 2011 का जो रूल था उसके अंदर, यानी कि क्या क्या अपडेट किए गए हैं ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिसको आप लोग CFL बोलते हैं, और अदर मर्करी कंटेनिंग लैंप, यानी कि दूसरी ऐसी ही ट्यूबलाइट टाइप की जो चीजें हैं, उनको भी अब यहां पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर ला दिया गया, जो कि 2011 के अंदर नहीं थे। पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया एग्जेम्प्ट, यानी कि छूट दी गई है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें छूट दी गई है माइक्रो एंटरप्राइज जनरेटेड ई वेस्ट। जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, अगर वो यहां पर ई कचरा यहां पर बनाते हैं तो उनको छूट दी गई है, क्योंकि छोटों के ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, अगर ई वेस्ट जनरेट करेगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी को भी यहां पर छूट नहीं दी गई है 2016 के जो रूल है उसके अंदर में। तो ये अपडेटेड जो रूल निकल कर आए हैं, ये यहां पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, यानी कि जो प्रोड्यूस करेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको कैसे टैकल करके चलना है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है टीक डोमिनेटेड ट्री स्पीसीज। टीक यानी कि टिक्कर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये आसपास में देखने को आप लोगों को मिल जाती है। तो ये ट्री है यहाँ पर, ये स्पीसीज किस कैटेगरी में यहाँ पर आती है, कौन से टाइप का फॉरेस्ट है। पहली स्टेज में बोला गया है ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन की बात की जा रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ट्रॉपिकल थ्रोनी स्कब फॉरेस्ट, ये बात की उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ीदार जंगल। नेक्स्ट बात की जा रही है टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड, तो ये बात की जा रही है घास के मैदान के साथ में समशीतोष्ण वन। तो क्या आंसर यहां पर सही है, ए बी सी या फिर डी। सही जो आंसर है यहां पर इसका ये है ए, ये ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। हमारी कंट्री में जहां भी वर्षा ये 100 से लेके 200 के बीच में जो रेंज आप लोगों को रेनफॉल का नजर आएगा, वहां पर ये देखने को मिलेंगे। तो कई सारे एरिया में हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, खासकर जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है उस एरिया में आप लोगों को ये नजर आते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका यहां पर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है हिमालयन जो रेंज है वो काफी रिच बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि काफी सारी स्पीसीज अलग अलग आप लोगों को वहां पर नजर आएंगी। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट रीजन क्या है। पहला बोला गया काफी ज्यादा बारिश वहां पर होती है, इसकी वजह से सपोर्ट मिलती है लग्जरियंट वेजिटेशन की, यानी कि काफी अच्छी वेजिटेशन यहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है, शानदार। दूसरा बोला गया कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पर डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जो जोन होते हैं अलग अलग यहाँ पर आकर मिलते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट तरीके का यहाँ पर मोस्ट डाइवर्स रीजन ये बन जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर एक्सोटिक और इन्वेसिव, ये होती है विदेशी और आक्रामक जो स्पीसीज होती हैं वो यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस की गई है इस रीजन में, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ह्यूमन यानी कि इंसानों का इंटरफेरेंस काफी कम है, इसकी वजह से यहाँ पर ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि कहने का मतलब ये अलग अलग बायो जियोग्राफिकल जो जोन है वो यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की स्पीसीज आप लोगों को अलग अलग तरीके की यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी को यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए अभी रिसेंटली 5 वर्किंग ग्रुप के यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की गई नीति आयोग के द्वारा 2017 में यहाँ पर ये एक कमेटी बनाएगी, जिसमें ये बोला गया किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करना है, यानी कि ज्यादातर यहाँ पर लोगों को नहीं आने देना है, अगर आने भी देना है तो सस्टेनेबल वे में आने देना है, किस तरीके चीजों को सपोर्ट करना है ताकि पर्टिकुलर रीजन में ये डाइवर्सिटी वो जो है मेंटेन रहे। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है आईआईपी और पीएमआई के बारे में। तो क्या है ये, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई। तो दोनों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया दोनों जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर गेज किए जाते हैं, यानी कि दोनों के द्वारा गवर्नमेंट मैनेज करती है दोनों को। नेक्स्ट बोला गया जो सर्वे है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली सैंपल एंटायर फॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टूली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। दोनों बेस्ड यहाँ पर सर्वे के ऊपर और यहाँ पर एंटायर जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको यहाँ पर काउंट करते हैं, पर लेकिन जो यहाँ पर आईआईपी है ये तो गवर्नमेंट के द्वारा काउंट किया जाता है, जो पीएमआई है यानी कि ये सेकंड वाला यहाँ पर जो कि बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये यहाँ पर प्राइवेट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये जो बेसिकली गवर्नमेंट वाला है ये आउटपुट पर ज्यादा फोकस देता है, और जो यहाँ पर ये वाला है ये इनपुट पर ज्यादा फोकस देता है। ये कुछ डिफरेंस भी है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक बात की जा रही है पर्टिकुलर एक रीजन के बारे में जिसको क्वाड बोला गया, QUAD। तो कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया चाइना, बी बोला गया जापान, सी बोला गया इंडिया, डी बोला गया यूएसए। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि चाइना, चाइना इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर कौन कौन है इसमें इंक्लूडेड, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 मेंबर को मिलाकर यहाँ पर क्वाड ग्रुप इसका बनाया गया है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर जान लेते हैं। बेसिकली ये क्वाड ग्रुप जो है नॉर्मली ये माना जाता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक दूसरे के साथ में है, ताकि चाइना इस पर्टिकुलर रीजन में दबदबा यहां पर न रख सके। आइडिया फर्स्ट टाइम जो यहां पर क्वाड ग्रुप का दिया गया था ये 2017 में दिया गया था, जो 17 में नहीं सॉरी 2007 में दिया गया था। जो शिंजो एबे हैं, शिंजो एबे कौन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा यहां पर ये दिया गया था इस तरह का आइडिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। फिर आगे चलकर यहां पर क्वाड ग्रुप जो पिक्चर में आया ये यहां पर फिर 2007 में इसके बारे में बोला गया, फिर 2017 में यानी कि 10 साल बाद यहां पर ये पिक्चर में आया कि ऐसा कुछ हम लोग करते हैं मिलकर। ठीक है, तो ये ग्रुप है चाइना को टैकल करने के लिए, जो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बात की जा रही है नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट NCCF के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
ए में बोला गया यहाँ पर ये जो अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये एक अटैच ऑफिस है। दूसरा बोला गया एम यहाँ पर ये कि एक स्टैंडर्ड सेट करना, सर्टिफाई करना इंडियन फॉरेस्ट को और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं और उसके तरीके सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, यानी कि एक तरीके से फॉरेस्ट को बर्बाद होने से बचाना आप लोग बोल सकते हैं इसका मेन फंडा। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मिनिस्ट्री के साथ में अटैच कोई ऑफिस यहाँ पर नहीं है। ये एक तरीके की क्या है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो नॉर्मली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होती है। तो ये एक तरीके की इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए काम करती है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। यहाँ हालांकि सपोर्ट मिलती है इसको यहाँ पर मिनिस्ट्री की साइड से, पर ऐसा नहीं है कि इसके अंडर में आती है। ओके, तो आंसर इसका बी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए लेक्चर, और अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी सीखने को मिलता है तो देखिए आप लोग उसको रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन करने से आप लोग काफी फायदा देखने को मिलेगा, और जो भी आप लोग सीखते हैं वो किसी को पढ़ा सकते हैं ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। अगर खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप लोग लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों तक भी ये चीजें पहुंच सके। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।